हेलो दोस्तों, पंचायत आम निर्वाचन 2021 में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपको ये जो नए पैटर्न पे एग्ज़ाम पंचायत का चुनाव जो होने जा रहा है उसका मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पूरे प्रशिक्षण दूंगा, ताकि आप जो है कि सफलतापूर्वक आप अपने कार्य को, कर्तव्य को निभा सकें। इस पूरे प्रक्रिया को मैं 5 स्टेप में डिवाइड किया हूँ। सबसे पहला आपका स्टेप जो होता है, जब आप एक बनाए गए सेंटर में पहुँचते हैं और वहाँ आपको सामग्री प्राप्त कराई जाती है। दूसरा स्टेप होता है वहाँ से जब आप डिपार्ट होते हैं और अपने मतदान केंद्र पर पहुँचते हैं, शाम के वक्त का वहाँ का काम। तीसरा स्टेप है हमारे अनुसार सुबह जब आपको पीसीसीपी के लोग आते हैं और आपको सामग्री प्राप्त करवाते हैं। चौथा स्टेप है आपका मॉक पोल की तैयारी करना और मतदान अभिकर्ता की नियुक्ति करना। और तब है 5वां स्टेप, फाइनल स्टेप, जो दिन भर आपका चलेगा, वो है रियल पोलिंग। तो ये 5 स्टेप को अगर आप बढ़िया से याद कर लेते हैं, समझ लेते हैं, तो मेरे ख़्याल से आप पूरी तरह से दक्ष हो जाएंगे कि आप सफलतापूर्वक अपने कर्तव्य का निर्वहन कर करके आराम से आ पाएंगे। इसके अलावा और भी बहुत सारी जानकारियां हैं जो इस वीडियो में मैं कवर नहीं करूंगा। अगले वीडियो मैं बनाऊंगा, दूसरा वीडियो बनेगा प्रिजाइडिंग के लिए, जिसमें मैं बहुत सारे जो फॉर्मेट्स हैं भरने का, मैं उसके बारे में चर्चा करूंगा। भर करके जो खास बिंदु हैं जिनको नहीं कवर होने की वजह से या जिसमें त्रुटि होने की वजह से कलेक्शन सेंटर पे आपको लौटा देता है कि जाइए ठीक नहीं है, फिर से भर के लाइए। तो आखिर वो कौन सी चीज़ होती है, आखिर वो क्या देखता है जो आपको कह देता है कि इसमें कमी है, जाइए फिर से बना के लाइए। मैं उन फॉर्मेट्स में उन पॉइंट्स को कवर करूँगा ताकि उसको आप सही से भर करके ले जाएं। और कलेक्शन सेंटर में, जैसा कि मेरा अपना अनुभव रहा है हर बार की तरह, कि बस गया और वहाँ पर एक बार में हमने सारे सामग्रियों को दिया और जमा हो गया और आराम से वहाँ से छुटकारा पा लिया। तो मैं चाहता हूँ कि आप उसको भी, अगला वीडियो भी देखें, ताकि आप पूरी तरह से उसमें भी दक्ष हो जाएं, ताकि आपको बार बार वहाँ कलेक्शन सेंटर पर लौटना ना पड़े या दूसरे पर डिपेंड ना होना पड़े। तो चलिए आज के इस वीडियो, और तीसरा मैं एक और भूल गया, तीसरा मेरा एक वीडियो बनेगा जिसमें मैं बताऊंगा कि किस तरह से मशीन की सीलिंग करते हैं। सीलिंग का पूरा वीडियो मैं सीलिंग करके दिखाऊंगा। तो ये दोनों वीडियो आप इंतज़ार करेंगे। इन सब के लिए मैं आपसे एक आग्रह करूंगा, मेरा एक रिक्वेस्ट होगा कि आप इस मेरे वीडियो को, चूँकि बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो बनाने में बहुत टाइम लगता है, मेहनत लगती है, तो आपसे एक उम्मीद होगी, आग्रह होगा कि आप जो है कि मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि दूसरे भी इससे फ़ायदा उठा सकें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आगे आने वाला वीडियो जैसे ही लोड करूं मैं तो आपको उसकी सूचना मिल सके। सब्सक्राइब करके और ऑल का बटन बेल दबा देंगे। चलिए तो नेक्स्ट आज का हम लोग ये पहला वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले पहला स्टेप, जब आप जहाँ का सेंटर पे पहुँचेंगे वहाँ आपको महत्वपूर्ण सामग्रियाँ प्राप्त कराई जाएंगी। तो ये उन सामग्रियों का जो सूची है मैंने यहाँ आपको डाला है, इसको आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या उसको देख सकते हैं, ताकि आपको इसको फ़ायदा मिल सके क्या क्या सामग्रियाँ वहाँ मिलती हैं। ये पहला पृष्ठ है, दूसरा और ये तीसरा, पूरे लिस्ट इसमें दिया हुआ है कि आपको क्या क्या चीज़ें वहाँ प्राप्त कराई जाएंगी। तो यहाँ पर आपका पहला बहुत ही महत्वपूर्ण काम, पहला स्टेप जो मैंने कहा कि जब आप सेंटर पर पहुँचेंगे तो वहीं आपका पहला स्टेप शुरू होता है। यहाँ पर पहला स्टेप क्या है कि जब आप वहाँ इकट्ठा हों तो जितने भी लोग हैं एक टीम में, मतदान कर्मी आप लोग जो भी हैं, P1 से लेकर के प्रिजाइडिंग, और P1, P2, P3 के 3 हो गए, P3A, B और C, सभी लोग एक दूसरे का नंबर आपस में आदान प्रदान कर लें। कहने का मतलब ये है कि आपके जो लेटर मिलेगा उसमें नंबर छपा हुआ रहता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि वो नंबर जो है कि नहीं लगता है, या वो जिस वक्त वो फॉर्म उन्होंने एम्प्लॉय इन्फॉर्मेशन भरा था
तो वो नंबर अब उसको उन्होंने दिया था, अब वो बंद हो चुका है। इसलिए अभी फ़िलहाल कौन सा नंबर उनके पास है वो ले करके आप कॉल करके भी देख लें, ताकि एक दूसरे से लगाव बना रहे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट काम है, सबसे पहला काम। दूसरा, एक अच्छी, सबसे पहली चीज़ एक अच्छी भावना से, एक टीम वाली सोच से वहाँ पर काम करना, क्योंकि एक टीम वर्क है, किसी का पर्सनल वर्क नहीं है। आप सभी को इस सोच रखना पड़ेगा कि ये हम लोग पूरे एक टीम हैं जो भी इसमें हैं, और इस टीम में जो भी हमें काम है सबको अच्छे से मिल करके इसको निपटा लेना है। जो जहाँ से जो सहयोग कर सकता है उसमें सहयोग की भावना रखें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि मैं उस चीज़ को जान रहा था, लेकिन ऐन वक्त पे मेन मौका पर मुझे याद नहीं आ रहा है, और हो सकता है कि P3 P3A और BC या किसी को भी उसमें से आ रहा हो, तो जिनको भी वो चीज़ आ रहा हो वो आगे बढ़ करके उसमें शामिल हो जाएं, उसको वो निपटा लें। चलिए, तो एक तो ये हो गया। उस सबके बाद जो है कि अगला आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट काम है, जब सामग्री मिलती है तो उस सामग्री को अच्छा से मिलान कर लें, और उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत ही बढ़िया से देखना है। क्यों? क्योंकि वो ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जो अगर कहीं खो गया या हमें ना मिला, तो जितना पैसा भी खर्च करके हम चाहेंगे कि चलो बाहर से हम ले लेते हैं, तो पैसा खर्च करके भी चाहेंगे तो हमको वो नहीं ले सकते हैं। अब बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, स्टेशनरी की बहुत सारी चीज़ें हैं, अगर उसमें कमी बेशी है, नहीं मिला उसमें सामग्री में, तो पैसा खर्च करके हम बाहर से मार्केट से ले सकते हैं। लेकिन ये जो चीज़ें हैं जो हमें बाज़ार से नहीं मिल सकती, उसका बहुत ही अच्छे से मिलान कर लेना है, और उसको कोई कमी उसमें ना हो देख लेना है। वो जैसे है आपका निर्वाचक नामावली की 3 प्रतियाँ, वोटर लिस्ट 3 प्रतियाँ मिलेगा, उसको देख लेना है। उसमें सावधानी ये देखना है कि वो आपके ही बूथ का है जो आपको बूथ अलॉट किया गया है। दूसरा ये कि एक एक पन्ना, एक एक पेज उसका पलट पलट के सीरियल नंबर से देख लेना है। कई बार ये होता है, देखा गया है ऐसा, क्योंकि जो उसको पैक करते हैं वो भी कोई ना कोई मानव ही होते हैं, कोई इंसान ही होते हैं। इंसान से गलती बिल्कुल फितरी बात है। तो क्या होता है कि बीच में कई बार एक पन्ना गायब रहता है, और आप काम करने बैठे P1, अब जब वो कोई जो आया वोटर, वो सीरियल नंबर जो दिखा रहा है तो उसमें आप खोज रहे हैं, तो मालूम है उसको पन्ना ही गायब है। तो इसलिए पहले ये देख लेना है कि वो आपके ही बूथ का है। दूसरा ये कि पन्ना पन्ना पलट के देख लेना है कि हर एक पन्ना सही है। इसके अलावा है अमिट स्याही, चूँकि ये बाज़ार से कहीं नहीं मिलेगा, इसको आपको देख लेना है और सूखा हुआ तो नहीं है, सही है वो। स्टाम्प पैड है, एरो क्रॉस मार्क है, एरो क्रॉस मार्क कहीं नहीं मिलेगा बाहर। मतदाता रजिस्टर जो P2 के पास रहता है। इसके अलावा और भी बहुत सारी जो भी इस तरह की चीज़ें हैं, आपको जो है मिला लेना है बढ़िया से, क्योंकि हम इसको जितना भी चाहेंगे हमें ये मार्केट से नहीं मिल सकता। तो ये पहला स्टेप जो मैंने आपको बताया था, जब आप केंद्र पर मिलते हैं, सामग्रियाँ मिलती हैं, वहाँ पर सारे लोग मिल करके एक दूसरे का हेल्प करके इसको मिला लें। तो ये आपका पहला स्टेप कंप्लीट हुआ। 5 में से एक स्टेप तो आपने कंप्लीट कर लिया। चलिए दूसरा स्टेप को बढ़ते हैं हम लोग। दूसरा स्टेप याद है मैंने क्या बताया था आपको? दूसरा स्टेप मैंने बताया था कि जब शाम को आप अपने मतदान केंद्र पर, अलॉटेड मतदान केंद्र पर पहुंचेंगे, तो वहाँ पर ये आपका दूसरा स्टेप शुरू हो जाता है। वहाँ पर बहुत सारे महत्वपूर्ण काम हैं जो आपको रात में ही निपटा लेने हैं। सबसे पहला काम क्या है वहाँ पर? जब आप वहाँ पहुँचे तो जो भी फर्नीचर्स हैं, जो भी रूम है, उसके हिसाब से आपको देख लेना है किधर से निकास होगा, किधर से जो है कि प्रवेश होगा। अगर एक ही दरवाज़ा है रूम में तो उसमें कैसे कैसे हमें डिवाइड करना है, कहाँ जो है कि हमारे P1 P2 P3 A B C बैठेंगे, कहाँ पोलिंग एजेंट्स का जगह होगा, कहाँ वोटिंग कंपार्टमेंट्स बनाएंगे, प्रिजाइडिंग साहब कहाँ रहेंगे, ये सारा व्यवस्था आपको देख लेना है। क्यों? क्योंकि सुबह में आपके पास टाइम बहुत कम रहेगा, बल्कि इन सब को देख करके अरेंजमेंट कर लेना है रात ही में। इसके अलावा बहुत सारे पोस्टर्स वगैरह चिपकाने होते हैं, वो सब जो है कि आप चिपका करके रेडी कर लीजिए। इसके अलावा बहुत सारे कागज़ात पे कुछ पेपर्स पे साइन बहुत सारे जगह पर करने होते हैं प्रिजाइडिंग्स वगैरह के, तो वो सब कागज़ पे साइन कर लें। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे कागज़ात ऐसे हैं जिसको आप रात में भर सकते हैं, पूरा कर सकते हैं प्रिजाइडिंग साहब, तो उन सब चीज़ों को भर करके पूरा करके रखें ताकि आपका ये कंप्लीट रहे। तो ये आप इतना काम जब कर लेते हैं तो ये आपका दूसरा स्टेप
कंप्लीट हो जाता है। फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ। पहुँचने के बाद जिस तरह से आपको बताया गया है कैसे आपको वोटिंग कंपार्टमेंट्स बनाने हैं, कहाँ कैसे बैठने का इंतज़ाम करना है, उसके हिसाब से जो भी आपका फर्नीचर मिला हो, जो भी आपको रूम मिला हो, बिल्डिंग मिला हो, ये अलग अलग सिचुएशन हो सकता है, वहाँ आपको उसके हिसाब से कर लेना है। उसके बाद सारा काम जो है व्यवस्था करके आपको सब सजा लेना है। और जो भी कागज़ात मैंने कहा जो चिपकाने के लिए बहुत सारे पोस्टर्स वगैरह उसको चिपका देना है। बहुत सारे पेपर्स जो प्रिजाइडिंग से आपको तैयार करना होता है उसको रात में ही तैयार करके सिग्नेचर वगैरह कर करके उसको रेडी कर लेना है। तो ये आपका दूसरा स्टेप कंप्लीट हो जाएगा। अब हमने कहा था तीसरा, इसके बाद आप आराम से सोइए दूसरा स्टेप कंप्लीट करने के बाद, क्योंकि रात अच्छी तो फिर दिन अच्छा। रात में सही से नहीं सोएंगे तो फिर सुबह आपको दिन भर काम भी करना है। तो ये देखिए, ये एक हमने यहाँ पर मतदाता केंद्र मॉडल जो है यहाँ पे चिपकाया गया, जिसमें एक ही निकास है और प्रवेश है, उसको आपको इसमें दिखाया गया है। उसके हिसाब से आपको अपना वोटिंग कंपार्टमेंट बनाना है। अगर ऐसा आपको नहीं मिलता है सुविधा, आपको दोनों रूम का सुविधा अगर मिलता है, एक ही रूम है इसमें 2 दरवाजे हैं, तो और भी अच्छा है आपके लिए। आप उसके हिसाब से उसमें एक तरह से प्रवेश और एक तरफ से निकास बना लेंगे। अगर एक ही रहता है तो यहाँ पर जैसे दिया गया है आप उस तरह से सेट कर लेंगे। उसके बाद आपका चलिए तीसरा स्टेप मैंने बताया था आपको, सुबह में जब पीसीसीपी के लोग आएंगे और आपको मतपेटिका, ईवीएम्स, इसके अलावा आपको बैलेट पेपर्स वगैरह प्राप्त करवाएंगे। इसके अलावा ग्रीन पेपर सील, पिंक पेपर सील और स्ट्रिप सील आपको प्राप्त करवाएंगे। उस वक्त जो है कि आपका ये तीसरा स्टेप है, सभी लोग मिल करके, ख़ास तौर से ये देखा जाता है कहीं कहीं कि प्रिजाइडिंग साहब के ऊपर छोड़ दिया जाता है कि सारा सामान जो है कि वो मिला रहे हैं। ये सहयोग का भावना हमेशा रखें। मैंने कहा अगर आपको सही सफलतापूर्वक अपने काम को अंजाम देना है तो किसी को हेडेक ना बने, उसके लिए ज़रूरी है कि सभी कोई मिल करके जब पीसीसीपी आते हैं तो आप मतपेटिका और ईवीएम्स जो भी दिया गया है उसमें सारे नंबर्स आपके लेटर पे छपे होते हैं, वो सब मिला लीजिए कि ये ईवीएम्स मेरे ही बूथ के लिए हैं। जो भी ग्रीन पेपर सील, स्ट्रिप सील, पिंक पेपर सील आया उसका नंबर वगैरह सब लिख के लाते हैं, वो उससे मिला लीजिए सही क्वांटिटी में दिया गया है कि नहीं दिया गया है। इसके अलावा मशीन को ऑन कर करके बैटरी वगैरह की आप जांच कर लें, कनेक्शन करके सब देख लें उसी वक्त बैलेट यूनिट को कंट्रोल यूनिट से सब सही काम कर रहा है। बैटरी जो है कि हाई होना चाहिए, मीडियम तक चल जाता है लेकिन लो तो किसी कंडीशन में नहीं लेना है। वैसे ये आपको उम्मीद है कि हाई ही मिलता है, लेकिन फिर भी आपको एहतियातन ये सब चीज़ उस वक्त कर करके देख लेना चाहिए। तो इतना अगर आप कर लेते हैं तो ये आपका तीसरा स्टेप कंप्लीट हो जाता है। फिर आता है चौथा स्टेप। चौथा स्टेप में आपको है कि मतदान अभिकर्ता की नियुक्ति करना है और उसके बाद जो है कि आपको मॉक पोल की तैयारी करना है। तो मॉक पोल 1.5 घंटा पहले शुरू करना है रियल पोलिंग से, यानी कि 7 बजे से पहले 1.5 घंटा, यानी कि 5:30 में आपको मॉक पोल शुरू करना है। लेकिन ये शर्त रखा गया है कि उस वक्त तक अगर कम से कम 2 पोलिंग एजेंट्स नहीं पहुंचते हैं तो आपको 15 मिनट तक इंतज़ार करना है। तो आप 15 मिनट तक इंतज़ार करेंगे और अगर आ जाते हैं वो पहले पोलिंग एजेंट्स तो उनको आप जो है कि नियुक्त कर लेंगे। उसका जो है कि नियुक्ति पत्र लेकर के वो आते हैं, उस पर साइन आप स्पेसिमेन सिग्नेचर उनके कैंडिडेट्स का या निर्वाचन अभिकर्ता का दिया रहता है, उससे आप मिला करके उसको बना करके उसका आई कार्ड वगैरह दे करके इशू कर दीजिए और आप मॉक पोल शुरू कर देंगे। मॉक पोल में ये ख़ास बात कहा गया है कि इस बार जो है कि आपको पिछली बार की तरह से 50 और इतना उतना आपको मॉक पोल नहीं करवाना है। बस ये कहा गया है कि हर एक बटन का, हर एक मशीन में हर एक बटन का चेकअप हो जाए, यानी कि जितने भी बैलेट यूनिट्स हैं उसमें से हर एक बटन से वोट डाल करके आपको मॉक पोल कर लेना है। उस वक्त जो है कि P1 जो होंगे वो नोट भी करेंगे अपने कागज़ पे हर एक कैंडिडेट को, किस कैंडिडेट को कितना वोट दिया गया, सबको सावधानीपूर्वक ये सारा काम होगा।
इसके बाद जो है कि यहाँ पे मैंने देखिए आपको लगाया है मतदान अभिकर्ता की नियुक्ति के लिए फॉर्म 11 इस तरह से होता है, आप लोग जानते भी हैं। तो जब मॉक पोल आपका कंप्लीट हो जाएगा तो फिर जो है उसको ध्यान से डिलीट करना है। तो डिलीट करने के लिए आपको पता है कि CRC करना पड़ता है हमको। अभी तक हम लोग हमारी मशीन थी वो वोटिंग मोड में थी। अब हम उसको क्लोज़ करेंगे, क्लोज़ का बटन दबाएंगे, डिस्प्ले पे बहुत कुछ आता रहेगा, फिर जो है कि वो क्लोज़ लिख देगा जब, तो फिर अगला बटन हमारा होगा रिज़ल्ट का। तो हम फिर रिज़ल्ट के लिए दबाएंगे तो रिज़ल्ट डिस्प्ले पे बहुत कुछ दिखाने के बाद कैंडिडेट वाइज दिखाना शुरू कर देगा। उस वक्त जो है कि फिर जो P1 ने कागज़ पे लिख के रखा है उससे ही मिलान कर लेंगे कि सही बता रहा है हर एक कैंडिडेट का जितना वोट दिया गया था। तो इस तरह से ये रिज़ल्ट भी हो जाएगा। फिर उसके बाद जो है कि क्लियर का बटन दबा करके मॉक पोल के वोट्स को डिलीट कर दिया जाएगा। तो ये आपका चौथा स्टेप कंप्लीट हो जाएगा। और डिलीट करने के बाद में आपको प्रिजाइडिंग साहब को एक जो है कि दिखावती मतदान मॉक पोल का प्रमाण पत्र भरना है। ये फॉर्मेट मैंने यहाँ लगाया है, उसको भर के आप तैयार कर लेंगे। तो ये आपका 4 स्टेप कंप्लीट हो गया और आपका बहुत ही सफलतापूर्वक सारा स्टेप होते जा रहा है। अब अगला आपका 5वां स्टेप रह गया। इतना आप सब कुछ कर लेते हैं तो बस ये 5वां बस ये है कि अब रियल पोलिंग में अब हम लोग यहाँ जानेंगे कि जो सभी मतदान कर्मी हैं उनका क्या क्या जो है कि अपना अपना पर्सनल व्यक्तिगत काम उनको करना है। तो मैं एक बार फिर से आप लोगों को रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो, जानकारी अच्छी लग रही हो, तो आप इसको लाइक भी करें, शेयर भी कर दें, दूसरे भी इसका फ़ायदा उठा सके, और सब्सक्राइब कर दें ताकि मैं अगला मैंने बताया 2 वीडियो और बनाऊंगा वो आपको मिल सके। इसके लिए सब्सक्राइब का बेल दबा करके और ऑल का बटन दबा दें। तो चलिए रियल पोलिंग की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अब यहाँ से जानते हैं हम लोग कि P1 के क्या काम है, P2 के क्या काम है और P3A, B और C के क्या काम है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि P1 के पास में वोटर लिस्ट होता है जहाँ पर उन्हें वोटर्स को सीरियल नंबर वगैरह पे टिक लगाना होता है, मार्किंग करना होता है। और इस बार उनके पास जो है कि पंच और सरपंच पद के मत पत्र भी होंगे। इसके अलावा हम लोग ये भी जानते हैं कि P1 को ही हिसाब देना होता है कि कितने पुरुष और कितना महिला का वोट पड़ा, और 2-2 घंटे पे ये भी उनको हिसाब देना होता है कि कितने पुरुष कितना महिला प्लस कितना क्या परसेंटेज है। तो ये उनके लिए ज़रूरी है कि एक कागज़ पे नंबरिंग करके रखें, पुरुष और महिला और थर्ड जेंडर के लिए भी किस तरह से उनका हिसाब उनको रखना है। ये तो मेरे ख्याल से जानते हैं आप लोग, बहुत ज़्यादा इसमें टफ़ काम नहीं है। तो सबसे पहले क्या होता है कि जब भी कोई वोटर आता है तो P1 के पास आता है। P1 या तो वो दी गई जो है कहीं से उसको सीरियल नंबर या तो वो पूछ के आता है, मालूम करके आता है, या फिर उसका पर्ची जो है कि वोटर लिस्ट का फाड़ करके कहीं से BLO के द्वारा दिया गया रहता है ताकि वहाँ पर सीरियल नंबर खोजने में P1 को दिक्कत ना हो। अगर मान लीजिए कोई आदमी सीरियल नंबर या पर्ची लेके नहीं आता है और वो बोलता है कि शायद इतना, तो शायद इतना और शायद उतना कहे तो आपको उसमें टाइम ना खर्च करना है। आपको अगर एग्जैक्ट बताता है कि मेरा इतना है, अगर पर्ची नहीं लिया है तो आप उसको उतना सीरियल पर देखिए, नहीं तो फिर उसको आप कहिए बाहर हमने जो है कि 3 प्रति वोटर लिस्ट में से 1 प्रति हमने बाहर टांग दिया है, आप वहाँ से अपना नाम खोज करके आइए, क्योंकि आपके पास उतना फुर्सत शायद ना हो कि आप उसको खोजते रहें और बाहर भीड़ लग जाए। तो आप जो है कि अगर मान लीजिए वो लेकर के आया है सीरियल नंबर या सही बता रहा है, तो आपका काम होगा कि उसके सीरियल नंबर को अपने वोटर लिस्ट में खोज लें, और अगर मिल जाता है सब कुछ सही है तो आप उसके सीरियल नंबर को, उसके नाम को ज़ोर से बोलेंगे ताकि पोलिंग एजेंट्स सुन सके। पोलिंग एजेंट्स के जगह ऐसी जगह पर आप रखें कि वो वोटर्स को देख सके। अच्छा, लोगों को कन्फ्यूज़न ये रहता है, दिमाग में ये बैठा हुआ है नेगेटिविटी कि पोलिंग एजेंट्स
को अलग रखो, दूर रखो, सर दर्द है मेरे लिए। लेकिन जबकि ऐसा नहीं है। पोलिंग एजेंट्स आपके लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं, क्योंकि वही वो आदमी है जो वोटर्स को पहचानता है। अगर वो ना रहे, फिर मालूम हुआ कि लोग जो है कि बेधड़क आ करके वोट डालना शुरू करेंगे, क्योंकि पहचानने वाला तो है नहीं, आप तो जानते नहीं उन लोगों को। फिर क्या होगा, टेंडर वोट्स वगैरह, चैलेंज वोट्स वगैरह के पड़ने के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे। लेकिन अगर वहाँ पर पोलिंग एजेंट्स हैं और वो देख रहे हैं, उन लोगों को पहचान रहे हैं, तो ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है कि चैलेंज्ड वोट और टेंडर वोट होने के चांसेस बहुत कम रहेंगे। इसलिए पोलिंग एजेंट्स को आप पॉजिटिवली लें, सही जगह उनको दें कि वो उनके चेहरे को देख सकें, और जब P1 जो है कि उसके नाम को और सीरियल नंबर को बोलें तो वो उसको साफ साफ सुन सकें। तो जैसे ही आप P1 उसके सीरियल नंबर को बोलेंगे और उसके नाम को पुकारेंगे, तो फिर उसका वेट करेंगे आप कि वहाँ से रिप्लाई आए पोलिंग एजेंट्स की तरफ से। अगर वो कहते हैं कि यस सर, ठीक है सर, तब आप जो है कि आगे की कार्रवाई करें। तो जैसे ही वहाँ से उन्होंने रिप्लाई दे दिया कि ठीक है, तब जो है कि आपका काम शुरू होता है कि अगर वो पुरुष व्यक्ति है तो वोटर लिस्ट में उसके कॉलम में डायगोनली दोनों तरफ से, यानी कि पूरा क्रॉस का निशान बनाएंगे आप। और अगर महिला होगी तो क्रॉस बनाने के बाद उसके सीरियल नंबर को भी गोल घेर देंगे। पहले क्या होता था, पुरुष के लिए सिर्फ एक डायगोनली जो है कि किया जाता था, लेकिन इस बार दोनों डायगोनली आप उसको लाइनिंग कर दें, चूँकि पूरा क्रॉस बन जाए। अब प्लस जेंट्स के लिए हुआ, और लेडी के लिए ये होगा कि उसको क्रॉस करने के बाद उसके सीरियल नंबर को भी घेर दें। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन ये भी आता है कि अगर थर्ड जेंडर है तो क्या करेंगे। तो थर्ड जेंडर है तो सबसे पहले तो आपको कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, क्योंकि कॉलम में जिस तरह से मेल फीमेल लिखा रहता है, वैसे ही थर्ड जेंडर भी उसके कॉलम में लिखा रहता है। तो आपने देख लिया वहाँ पर कि यहाँ पर थर्ड जेंडर लिखा हुआ है। अब मार्किंग के लिए हमें दो ही कोडिंग दिया गया है, क्रॉस करना जेंट्स के लिए और महिला के लिए क्रॉस करने के बाद सीरियल नंबर को गोल घेरना। तो थर्ड जेंडर में फिर क्या करेंगे आपको करना ये है कि वो जिस ड्रेसअप में आया हो या आई हो, अगर वो पुरुष के ड्रेस में आया है तो पुरुष वाला कोडिंग करिए, अगर वो महिला के ड्रेसअप में आई है तो महिला वाला कोडिंग करिए। और प्लस आपने जो अलग कागज़ पे एक नंबरिंग करके रखा है पुरुष के लिए, महिला के लिए, थर्ड जेंडर के लिए, उसमें अपना मार्किंग करते रहिए, ताकि आपको पता चले कि कितना वोट पड़ गया, कितना पुरुष का और कितना महिला का, क्योंकि इसका हिसाब आपको देना है। ये हो गया आपका काम। उसके बाद दूसरा काम है आपका कि पंच और सरपंच का जो मत पत्र है उसको भी आपको इशू करना है इनको। उसके काउंटर फॉइल पर, जिसको ख़ास तौर से लोग समझने के लिए मैं कह रहा हूँ, चूँकि समझ में आए, अधकट्टी लोग कहते हैं, तो उस भाग में मतदाता से साइन करवाना है या अंगूठे का निशान लेना है, प्लस वोटर लिस्ट का सीरियल नंबर भी उस पर आपको चढ़ा देना है। और वहाँ पर वोटर क्या डॉक्यूमेंट लेकर के आया था, आपको पता है कि अगर ईपिक लेके आया होगा तो 1 लिख देना है, और ईपिक के अलावा कुछ और लेके लाया होगा तो कोडिंग आपको 2 कर देना है। और ये बैलेट पेपर जो है कि आपको मतदाता को नहीं देना है, आपको जो है कि ये P2 के पास बढ़ा देना है। तो ये आपका P1 का काम था, इतना काम आपको करना है। अब जो है कि मतदाता जाएगा P2 के पास, तो P2 का काम वहाँ से शुरू होता है। अगर वहाँ पर एक चीज़ मैंने यहाँ पे आपको लगाया है, डॉक्यूमेंट्स जो 16 वैकल्पिक डॉक्यूमेंट्स हैं जो मतदाता जो है कि ला सकता है, इसमें से कोई सा भी, तो यहाँ पे लोड कर दिया है मैंने। वो कुछ भी ला सकता है इसमें से जो कि मान्य है, वैलिड है, इसको देख लेना है। चलिए P2 के पास जब पहुँचता है तो क्या होता है, हमें पता है कि P2 जो है कि मतदाता रजिस्टर जो होता है उसके प्रभारी होते हैं। उसमें जो है कि जो भी कॉलम्स बने हुए हैं उसको आपको फिलअप करना होता है। कॉलम्स के लिए मैंने ये मतदाता रजिस्टर यहाँ पर हमने लगा दिया है। इसमें एक तो पहला कॉलम होता है क्रम संख्या जो प्रिंटेड रहता है, दूसरा आपका है
मतदाता सूची में निर्वाचक की क्रम संख्या, वोटर लिस्ट में कितना नंबर पे नाम है इस वोटर का, वो यहाँ चढ़ाना होता है। बस उसके बाद जो है कि वोटर का हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान लेना होता है। और अभियुक्ति में आपको लिखना है, वही कोडिंग करना है आपको। अगर ईपिक लेके आया है तो 1 और अन्य कोई वैकल्पिक दस्तावेज लेके आया है तो कोडिंग 2 करना है। तो ये आपका P2 का काम हुआ। इतना करने के बाद P2 को मतदाता के बाएं हाथ के तर्जनी पर अमिट स्याही भी लगाना है। चलिए उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं P3A के पास। तो उनको एक P2 को जो है कि एक मतदाता पर्ची भी काट के देना होता है। आप लोगों को पता है, एक छोटा सा पर्ची, इसमें जो है कि वोटर लिस्ट का सीरियल नंबर और मतदाता रजिस्टर में सीरियल नंबर उस पर चढ़ा करके साइन करके देना होता है। तो मैंने कहा था रात में इसको साइन करके आप लोग रख लें पर्ची को, ताकि सुबह में आपका ये काम हल्का रहे। तो वो पर्ची, मतदाता पर्ची प्लस पंच सरपंच का जो बैलेट पेपर आपको P1 के पास से मिला था, ये सब आपको अगले P3A के पास दे देना है। अब यहाँ पर है P3A का क्या काम है। तो P3A का काम है कि जब मतदाता उनके पास जाएगा तो उनकी उंगली पर लगे अमिट स्याही की जांच कर लेंगे, और P2 जो पंच और सरपंच का बैलेट पेपर दिया है उसको किस तरह से मोड़ करके, जो बताया गया है जिस तरह से आपको, उस हिसाब से उसको मोड़ करके बतला देंगे, समझा देंगे किस तरह से उसको वोट डालना है। और प्लास्टिक वोटिंग स्टिक भी P3A के पास होगा, उसको वो दे देंगे। और ये भी ध्यान रखना है वोटिंग में कि P3A जो प्लास्टिक वोटिंग स्टिक दे रहे हैं, फिर उसको कलेक्ट कर लेना वोट डाल करके, फिर वो आप जो भी किसी को जिस तरह से भी कंट्रोल करें कि वो जमा रहे। सारा कई बार जो होता है कि वो लेके कोई चला गया, उस पर ध्यान रखना है। तब आता है P3B का काम। तो P3B जो हैं कि उनके पास ग्राम पंचायत के सदस्य और ग्राम पंचायत के मुखिया 2 पद के लिए EVM, यानी उनके पास कंट्रोल यूनिट होगा इन दोनों पदों के लिए। वे उसके प्रभारी होंगे। जब उसके पास पहुंचेगा मतदाता तो ये यहाँ से कंट्रोल यूनिट का स्विच देंगे ताकि मतदाता वोट डाल सके। वहाँ पर ध्यान ये रखना है कि मतदाता वोट डाला कि नहीं डाला, बीप की आवाज़ आई कि नहीं आई, रेड लाइट यहाँ से बिजी लैंप ऑफ हुआ कि नहीं हुआ। कई बार होता है कि मतदाता गया और बटन दबाया और चल दिया, और फिर मालूम ये होता है कि उसका वोट हुआ ही नहीं। उस कंडीशन में क्या होता है आपका कि अब मतदाता रजिस्टर में आपका वोट बढ़ जाएगा और आपकी मशीन में वोट कम हो जाएगा। इसलिए इसको ध्यान रखना है कि जब वोटर जाए तो हमें बीप की आवाज़ अच्छा से सुनना है, और जो कंट्रोल यूनिट में रेड लाइट जल रहा था वो बुझ गया हो वो देख लेना है। तो ये P3B का काम था। अगले स्टेप में हम लोग P3C के काम जानते हैं। P3C के पास जिला परिषद एवं पंचायत समिति के सदस्य, इन 2 पद के लिए कंट्रोल यूनिट रहेगा। सेम वैसे ही इनको उसका यहाँ से स्विच देना है, और उस पर भी निगरानी रखना है कि बीप की आवाज़ मिले, उनका वोटिंग सही से हो जाए, पर ध्यान रखना है। और ये मतदाता पर्ची जो है कि जो वहाँ से होते हुए आ रहा है P2 के पास से P3A के पास आया, फिर P3 उस B के पास को बढ़ा दिया गया, अब P3C के पास वो आ करके मतदाता पर्ची जैसे कि जमा होते रहता है पहले भी P3 के पास, वैसे P3C के पास में मतदाता पर्ची जमा होगा। क्यों? क्योंकि पता हो कि बहुत इंपॉर्टेंट कागज़ है, ये आपका स्टेशनरी पैकेट में जाना होता है। तो इसलिए उसको अच्छा से कैसे जमा किया जाए उसका कुछ इंतज़ाम कर लेंगे, खोस करके उसको रखें अच्छा से P3C। तो ये एक पूरा प्रक्रिया हुआ
आप देख लिए हैं P3A से लेकर के P3C तक, P1 से लेकर के P1, P2, P3A, P3B और P3C तक का सारा प्रोसेस आपने सबका देख लिया, अपना अपना पर्सनल क्या काम सबको निभाना है। तो अगर इस तरह से सब कुछ चलता रहे तो ऐसे ही जो है कि मतदाता आता रहेगा P3A के पास से और वहाँ से गुज़रता हुआ P3C तक जाएगा, अपना वोट डालेगा और वो जाएगा। अगर सब कुछ अच्छा रहा आपका तो ऐसे ही प्रोसेस चलता रहेगा। आपका शाम का वक्त होगा, शाम में 5 बजे आपका जो है कि क्लोज़ होगा, जो भी टाइम होगा आपका एरिया में, तो ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब लास्ट में आपका रह जाएगा फिर मतपेटिका को और मशीन्स को सील करना और कलेक्शन सेंटर के लिए रवाना हो जाना है। लेकिन इस बीच में कई बार विशेष परिस्थितियाँ आ सकती हैं। ये सब कुछ अच्छा रहा तो यही चलता रहेगा, लेकिन विशेष परिस्थितियाँ बीच में से कुछ आ सकती हैं। अब हमें उसको जान लेना है कि वो विशेष परिस्थितियाँ क्या हो सकती हैं और अगर ऐसा होता है तो हमें क्या करना है, उसका क्या सॉल्यूशन है। तो चलिए हम लोग उसको देख लेते हैं। एक आपका विशेष परिस्थिति आ सकता है चैलेंज वोट का। चैलेंज्ड वोट क्या होता है? मान लीजिए कोई मतदाता आया वोट डालने के लिए और जैसे ही आपने उसका सीरियल नंबर और उसका नाम पुकारा तो P3 उधर पोलिंग एजेंट्स ने वैसे कहा कि नहीं सर, ये फ़लाँ व्यक्ति जो आप बोल रहे हैं ये वो नहीं है। जैसे मान लिया आपने कोई सीरियल नंबर पुकारा और नाम पुकारा श्याम, तो P3 सुन करके पोलिंग एजेंट सुन के जब देखता है उसको तो कहता है नहीं सर, ये श्याम नहीं है, मैं इसको जानता हूँ। क्यों? मैंने पहले बताया था आपको, क्योंकि वो लोकल बॉडीज़ होते हैं, वो सबको पहचानते हैं। वो कहेगा नहीं सर, ये श्याम नहीं है, मैं जानता हूँ, इसकी शक्ल मिलती है। आपको लग रहा है भाई का तो चेहरा भी मिल रहा है उसमें, आई कार्ड में, एपिक में या वोटर लिस्ट में, दस्तावेज भी सब दे रहा है। लेकिन वो कहेगा नहीं सर, मैं इसको जानता हूँ, ये श्याम नहीं है, इसका चेहरा मिलता है, ये श्याम है। श्याम नहीं है, ये श्याम का भाई है, राम है। तो अब क्या हुआ? अब उसने चैलेंज कर दिया। आपको पता है कि एक ही मात्र व्यक्ति ऐसा है इलेक्शन में जो किसी वोटर पे चैलेंज कर सकता है, सिर्फ मात्र एक व्यक्ति, और वो है पोलिंग एजेंट्स। तो जैसे उसने चैलेंज कर दिया तो अब क्या करना है, वहाँ पर 10 रुपये उससे लेने हैं। चैलेंज तभी एक्सेप्ट होगा जब वो 10 रुपये जमा करेगा। उसके पास प्रिजाइडिंग साहब के पास रसीद होती है, रसीद काट के देंगे उसको, 10 रुपया ले लेंगे। अब क्या होगा, वो आदमी साइड हो जाएगा। बाकी जनरल जो आपका इलेक्शन चल रहा है, फिर से अगले आदमी जाएगा, अपना वोटिंग करता रहेगा। उसका क्या होगा कि उस आदमी की अब जांच की जाएगी, वाकई में ये श्याम है कि राम है, क्या सही है। इसको जो है कि आप वहाँ लोकल बॉडीज़ का हेल्प ले सकते हैं, आसपास के जो भी और लोग हों उसका छानबीन कर सकते हैं प्रिजाइडिंग साहब। जांच करने के बाद अगर इस क्रम में पाया जाता है कि ये आदमी वाकई गलत था, ये झूठ बोल रहा था, तो उस कंडीशन में पोलिंग एजेंट्स का मतलब सही था, उसका चैलेंज सही है, तो पोलिंग एजेंट्स के 10 रुपया लौटा दिया जाएगा और इस आदमी को पुलिस के हवाले कर दिया जाएगा। और दूसरा कंडीशन ये हो सकता है कि ये आदमी ही सही था, पोलिंग एजेंट्स को गलती हुई, तो उस कंडीशन में ये होगा कि पोलिंग एजेंट्स के 10 रुपये ज़ब्त कर लिए जाएंगे और इस आदमी को वोट डालने दिया जाएगा। ये आदमी जिस तरह से सभी कोई वोट डाल रहे हैं वैसे ही ये भी अपना जा कर के ईवीएम के थ्रू ही इसका वोटिंग होगा, ईवीएम में अपना वोट डालेगा। लेकिन आपका क्वेश्चन होगा कि भाई इसको सज़ा क्यों नहीं पोलिंग एजेंट्स को? तो आपको सोचना चाहिए कि अगर उसको सज़ा रखा जाए तो फिर वो तो चैलेंज करेगा ही नहीं किसी पर। इसलिए इसको इस तरह से फ्लेक्सिबिलिटी रखा गया है कि वो सही मार्गदर्शन कर सके। तो ये चैलेंज वोट हुआ, ध्यान रखना है, चैलेंज्ड वोट कभी भी उसी प्रोसेस से जनरल वोटर्स की तरह से पड़ेगा, ईवीएम में ही पड़ेगा। दूसरा कंडीशन हो सकता है आपका निवेदित मत, यानी कि टेंडर्ड वोट। टेंडर्ड वोट क्या होता है कि जब कोई मतदाता पहुंचा, P1 के पास सीरियल नंबर इतना बताया, आपने देखा कि उसका तो पहले ही क्रॉस हो गया है, अब यानी कि उसका वोट पड़ गया है। अब उसका वोट पड़ गया है तो अब ये गलती हुई कहाँ से, किससे चूक हुआ? अब वो कह रहा है कि हमने वोट डाला ही नहीं है,
और आपने कहा दिखा रहे हैं P1 के नहीं तुम्हारा तो भाई यहाँ पर क्रॉस किया हुआ है, तुमने तो वोट डाल के गया है। अब उसकी आप तर्जनी चेक कर रहे हैं तो देख रहे हैं कि नहीं सही में इसने वोट नहीं डाला है, या जो वहाँ पर पोलिंग एजेंट्स हैं वो भी ये आरोप उस पर नहीं लगा रहे हैं कि नहीं तुम डाल के गए हो, तो इसका मतलब सही में इसने वोट नहीं डाला है। तो फिर वोट इसके सीरियल नंबर का वोट डाल के गया कौन? तो आप देखिए ऐसा कोई अपने पास औजार नहीं है कि ये पता लगाया जा सके कि इसका वोट डाला कौन। हाँ, लेकिन इतना ज़रूर है कि सबको अपने वोट डालने का अधिकार है। गलती चाहे जिससे भी हुई, चूक चाहे जहाँ से भी हुआ, अब वो तो उसको सॉल्व नहीं किया जा सकता। लेकिन इस आदमी ने अगर वोट नहीं डाला है तो इसका वोट डालने का अधिकार है, इसको वोट डालने का अधिकार मिलेगा। इस कंडीशन में क्या होगा, फिर से एक जांच करेंगे प्रिजाइडिंग साहब, इसको अलग निकाल दिया जाएगा, बाकी जनरल वोटर्स जो है अपना वोट डालते रहेंगे। फिर इसकी जांच की जाएगी क्या सच्चाई है। फिर सही पाए जाने पर उसका जो है कि बैलेट पेपर इशू किया जाएगा सभी पद के लिए, और उसका जो वोटिंग होगा वो ईवीएम में नहीं होगा, सभी पद के लिए बैलेट पेपर से होगा, और फिर वो अलग इन्वेलप में भर करके स्टेशनरी पैकेट में जाता है। याद रहे, चैलेंज्ड वोट ईवीएम में ही होता है, लेकिन टेंडर्ड वोट ईवीएम में नहीं होता है। इनको बैलेट के द्वारा वोट करवाया जाता है, जो कि इन्वेलप में भर करके स्टेशनरी पैकेट में जाता है। तो ये दो कंडीशन हो सकता है, विशेष परिस्थिति ऐसी आ सकती है। और आइए, और भी क्या विशेष परिस्थिति हो सकती है बीच बीच में। कोई ऐसा हो सकता है कि कोई मतदाता आया और सब कुछ आपने प्रोसेस कर दिया, हर जगह एंट्री कर दी गई, मतदाता रजिस्टर भी हो गया सब कुछ, फिर वो आगे अब कहता है कि मैं वोट नहीं डालूँगा। भाई उसकी मर्ज़ी है ये, क्योंकि ये मतदान है, अपने मत का दान करना है, दान करे या ना करे, आप उस पर दबाव नहीं डाल सकते कि मैंने तो सारा प्रक्रिया कर दिया है, अब तुम्हें वोट डाल के ही जाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है। अब उसने अगर सोच लिया कि मुझे नहीं करना है, या एक दो पद के लिए दिया और कहा है कि हम नहीं करेंगे, तो उस कंडीशन में आप उस पर दबाव नहीं डाल सकते हैं। आप क्या करेंगे कि P2 के पास जो रजिस्टर है, मतदाता रजिस्टर, उसके अभिव्यक्ति कॉलम में ही वहाँ आप लिख देंगे कि मत देने से इनकार किया। क्यों ऐसा करेंगे आप? क्योंकि आपको फिर इसका हिसाब किताब देना होगा, आगे फॉर्मेट्स में लिखना होगा। क्योंकि अगर ऐसा आप नहीं करेंगे तो पता चला कि मतदाता रजिस्टर में एक संख्या बढ़ जाएगा और मशीन में एक वोट कम हो जाएगा। तो ये जो कम हो रहा है तो कैसे पकड़ाएगा? तो अगर आपने उसमें अभिव्यक्ति में लिख करके रखा है मतदाता रजिस्टर में, तो वहाँ से काउंट हो जाएगा और फिर दोनों मैच कर जाएगा। तो इसलिए आपको ये काम मतदाता रजिस्टर में दर्ज अवश्य करना है। अब दूसरा कंडीशन ये हो सकता है कि कोई मतदाता आया, सब कुछ कर दिया आपने प्रक्रिया, वोटिंग कंपार्टमेंट में गया और वहाँ जाके वो वोट नहीं डाल रहा है, बल्कि वो मशीन से छेड़छाड़ कर रहा है या पता ना क्या कर रहा है, वो देरी कर रहा है, निकल भी नहीं रहा है। तो उस कंडीशन में आप जो है वहाँ पर फोर्स का हेल्प लेंगे और उसको बाहर निकलवा देंगे। तो अब यहाँ भी फिर क्या हुआ, आपने उसको बाहर निकलवा दिया तो उसने तो वोट डाला नहीं, लेकिन एंट्री तो आपने मतदाता रजिस्टर में कर दिया है। तो अब फिर क्या होगा, मतदाता रजिस्टर में एक वोट बढ़ जाएगा और ईवीएम में, एक मशीन में एक वोट कम पड़ जाएगा। तो इस कंडीशन में भी इसको टैली करने के लिए, मैच करने के लिए, हिसाब किताब बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि मतदाता रजिस्टर जो है P2 के पास, उसके अभिव्यक्ति कॉलम में नोट करना पड़ेगा कि निर्वाचक को मत नहीं देने के लिए अनुज्ञात किया गया, ताकि आपका हिसाब किताब सब बराबर हो जाए। ये विशेष परिस्थितियाँ बीच बीच में ऐसा आ सकती हैं। तो ये आपने फिर से एक बार सुन लीजिए आप, एक चैलेंज्ड वोट, एक टेंडर्ड वोट, एक जो है कि मत देने से इनकार करना, और एक जो है कि मत देने के लिए उसको अनुज्ञात करना। तो इसका सोल्यूशन भी हमने बता दिया, कंडीशन भी बता दिया। अगर ये सब ना आए तो बहुत बढ़िया, सब कुछ जनरल आपका चलेगा, इलेक्शन कंप्लीट होगा शाम में और आप खुशी खुशी इसको अच्छा से सफलतापूर्वक कंप्लीट कर लेंगे। लेकिन अगर बीच में ऐसा हो जाता है तो इसका सोल्यूशन हमने बताया, इसको ऐसा करके आप इसका सोल्व कर सकते हैं। इसी क्रम में एक और आ सकता है विशेष परिस्थिति मशीन से जुड़ी हुई। ये तो लोगों से जुड़ी हुई परिस्थिति थी, आदमी से, वोटर से जुड़ा हुआ परिस्थितियाँ थी।
अब मशीन्स में भी कुछ विशेष परिस्थिति आ सकती है। जो आप यहाँ देख रहे हैं ये त्रुटि है एक तरफ, एक दूसरी तरफ निराकरण है। मशीन के डिस्प्ले पर अगर आपको लिखता है कि BU1 नॉट रिस्पॉन्डिंग या नॉट कनेक्टिंग, तो नॉट रिस्पॉन्डिंग या नॉट कनेक्टिंग लिखता है तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो कनेक्शन है वायर का वो CU में और BU में सही से नहीं है। तो उस कंडीशन में आपको क्या करना पड़ेगा, CU को ऑफ़ करना पड़ेगा, सारे कनेक्शन छुड़ा करके फिर से सारा नॉब वगैरह अच्छा से चेक करके लगाना पड़ेगा और फिर जो है कि पुनः आप उसको ऑन करेंगे तो ये इसका प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगा। दूसरा हो सकता है कि डिस्प्ले पे आपको शो करेगा प्रेस एरर, तो या लिख देगा आपका BU का कोई सीरियल बटन नॉट ओके, सीरियल बटन नॉट ओके लिखे या प्रेस एरर लिखे। तो प्रेस एरर भी लिखता है, इसका मतलब ये है कि वैलिड यूनिट में जो नीला बटन है जिसको प्रेस करके वोट डाला जाता है वो उसमें कहीं ना कुछ प्रेस हो गया है, कुछ फंस गया है जिसको से बटन दबा हुआ है कंटिन्यू, प्रेस के मोड में एकदम कंटिन्यू, इसलिए वहाँ पर प्रेस एरर दिखा रहा है। तो आप क्या करें, उसको जो है कि मशीन के चालू कंडीशन में ही अच्छा से थोड़ा सा ठोक ठाक करें, बटन बिना बैलेट का बटन दबाए, यहाँ से बिना लाइन दिए ठोक ठाक करेंगे आप ताकि उसमें कुछ फंसा हो तो निकल जाए, तो फिर आप देखिएगा कि वो ठीक हो गया, वो भी आपका मसला सॉल्व हो गया। तीसरा आपको दिखा सकता है इनवैलिड, तो जब इनवैलिड दिखाएगा तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने सुबह में जो मोकपोल वगैरह किया है तो फिर जो CRC का प्रक्रिया पूरा था आपने वो कंप्लीट नहीं किया है। तो CRC जब भी कंप्लीट नहीं रहेगा तो इनवैलिड लिखेगा, तो उस कंडीशन में आपको CRC का प्रोसेस कंप्लीट करना पड़ेगा। शुरू से क्लोज करिए, रिजल्ट दबाइए, क्लियर दबाइए, जहाँ से वो प्रोसेस रुका होगा वो कंटिन्यू हो जाएगा और क्लियर तक चला जाएगा और आपका इनवैलिड वाला मसला हल हो जाएगा। तो ये था, हमने आपको पूरे इलेक्शन प्रोसेस को 5 स्टेप में हमने कंप्लीट कराया, आपको बताया स्टेप बाय स्टेप। आप इसको ध्यान रख लीजिए, चूँकि ये तो वीडियो में है, आप इसको बार बार देखिए। ट्रेनिंग में क्या होता है, जब मैं ट्रेनिंग दे रहा होता हूँ तो सुनने को आपको एक बार मिलता है और यहाँ तो आप जब चाहे इसको रिपीट करके देख सकते हैं। और इसलिए फिर मेरा एक बार आग्रह होगा कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें, दूसरों को भी शेयर कर दें और सब्सक्राइब करके ऑल का बटन दबा दें ताकि आगे जो और 2 वीडियो मैं बनाने वाला हूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। 5 स्टेप को मैं एक बार फिर से आपको रिपीट कर देता हूँ। पहला स्टेप है आपका जब जो आपका केंद्र बनाया गया होगा जहाँ आपको सामग्री मिलेगी, वो पहला स्टेप हुआ। वहाँ पे क्या क्या आपको ध्यान रखना है। दूसरा स्टेप हमने बताया जब आप अपने मतदान केंद्र पहुँचेंगे। तीसरा स्टेप आपका होगा सुबह में जब PCCP आपको सामान प्राप्त करवाएंगे। चौथा स्टेप होगा आपका मॉक पोल। अब पाँचवा आपका पूरे दिन भर का प्रक्रिया। तो इस तरह से आपका सब कुछ जो है कि कंप्लीट हो जाएगा। इसके अलावा चूँकि कोविड का दौर चल रहा है तो कोविड से जुड़ी हुई बहुत सारे निर्देश हैं, आवश्यक निर्देश, उनको भी आप जानें। हमने यहाँ पर लगा दिया आपके सामने, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें या इसको जैसे भी, इसका भी ध्यान रखना है आपको। ये आप देख रहे हैं तो इसको कोविड का जो है हर तरह से आप ख्याल रखेंगे। चलिए यहाँ पे आप हमारा कंप्लीट होता है। कोविड में आप ध्यान रखिएगा, एक चीज़ मैं बताते चलूँ कि कोई ऐसा व्यक्ति आता है जिसका टेम्परेचर, क्योंकि वहाँ पर टेम्परेचर नोट करने का व्यवस्था रहेगा, कोई ऐसा आदमी आता है जिसका टेम्परेचर ज़्यादा है नॉर्मल से, उस कंडीशन में उसको आधा घंटा बैठने के लिए कहा जाएगा। दोबारा आधा घंटा के बाद फिर उसका जो है कि चेक किया जाएगा टेम्परेचर। उस कंडीशन में भी अगर उसका जो है कि टेम्परेचर हाई रहता है तो फिर उसे एक पर्ची काट करके दे दिया जाएगा और उसको आखिरी घंटे में फिर से पोलिंग के लिए बुलाया जाएगा। उसके लिए अल्फ़ाबेटिकली एक वोटर लिस्ट होगा बाहर में हेल्प डेस्क में, उसमें से उसका नाम खोज करके, सीरियल नंबर खोज करके, पर्ची काट के साइन करके उसको दे दिया जाएगा। कोई ऐसा भी व्यक्ति हो सकता है, मान लीजिए कोरोना पॉजिटिव हो, वोट डालने के लिए पहुँचे, उस कंडीशन में उसको भी लास्ट 1 घंटा जब बचेगा शाम के, उस वक्त उसको बुलाया जाएगा और उस कंडीशन में सभी को PPE किट पहन करके उससे वोट करवाना आवश्यक होगा। बाकी बहुत सारे कोविड के इसमें निर्देश आपने देखा, उसका भी आप ध्यान रखें। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपके लिए बहुत कारगर भी साबित होगा। इसी आशा के साथ धन्यवाद। फिर से एक बार इस वीडियो का आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।